हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के जून तक के सारे पीवाईक्यूज रहेंगे, यानी सारे लेटेस्ट 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं लास्ट 4 सालों में, आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो सारे इस सीरीज में कवर होंगे। तो बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि आप इस सीरीज का हर एक लेक्चर रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ये लेक्चर डेली 5 बजे आ जाता है यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर से जाके इसको देखिए। एंड सुबह को मॉर्निंग में पेपर 1 का लेक्चर आ जाता है 10 बजे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए, दोनों सीरीज को, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हैं सारे के सारे, ये सीरीज के भी, पेपर टू कॉमर्स के भी और पेपर 1 के भी, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका नेट एंड जेआरएफ का जो सपना है वो कहीं ना आप उसके एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि आपका जो पेपर 2 है वही ही आपका रीजन बनता है कि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते। सो बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से फोकस करें पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यू से आपको इस सीरीज से समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट पूछा है, वो मैं डिटेल में समझा रही हूँ, भले वो टॉपिक प्रैक्टिकल हो या वो टॉपिक थियरी हो, जो भी हो वो मैं सीरीज में हर एक क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, राइट। कोई भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया आपके लिए। दूसरी चीज, इस सीरीज से क्या हो जाएगा, आपका हर एक टॉपिक कवर हो रहा है। सेकेंड चीज, आपको समझ में आएगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तीसरी चीज, आपको ये समझ में आ जाती है पीवाईक्यू से कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिकॉज इस सीरीज में मैं आपको बहुत बार टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करो, वैसा टाइप का आए तो कैसे सोल्व करो। तो बहुत जरूरी है आप इस सीरीज का हर एक लेक्चर रिलीजियसली फॉलो करो, ठीक है। ये इसका पार्ट नंबर 35। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 171 क्वेश्चन, और एक्चुअल में आज का हमारा 171 क्वेश्चन और एक्चुअल में आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राइट। अब आपके से कोई पूछ सकता है 1 to 170 क्वेश्चन कहाँ पे गए, तो वो आपका पार्ट नंबर 1 to 34 में है, ठीक है। 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। आप इस किसी भी फर्स्ट 34 पार्ट मिस किया है, फर्स्ट 170 क्वेश्चन को मिस किया है, तो जाइए उनको जाके जरूर से वहां से जाके कवर कीजिए, ठीक है। सीक्वेंस द फॉलोइंग इन द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। अब कैपिटल बजटिंग का यहाँ पे आपको क्या पूछा है, प्रोसेस पूछा है, नहीं सीक्वेंस करने को पूछा है ना। कैपिटल बजटिंग क्या है ये मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देती हूँ और इसका सीक्वेंस भी समझा देती हूँ। बट अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है कैपिटल बजटिंग का, उसके मॉडल्स, उसके थियरी, सब कुछ, तो वो मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस में कराया है। बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, वहां से जाके कैपिटल बजटिंग वाला जो लेक्चर है उसको देख लीजिए। आपका वो टॉपिक पूरा प्रैक्टिकली कवर हो जाएगा। थेरोटिकली मैं यहाँ पे ये सीक्वेंस करा देती हूँ, ठीक है। और कैपिटल बजटिंग क्या है वो भी शॉर्ट में समझा देती हूँ। कैपिटल बजटिंग क्या है, से फॉर एग्जांपल कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके सामने क्या होती है, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। सपोज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नंबर 1, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नंबर 2, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नंबर 3। अब ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में क्या है, 3 अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को चूज करे, है ना। तो उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कैपिटल बजटिंग का यूज करती है, जहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि ये जो तीनों कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स है, कैपिटल इंटेंसिव यानी जहां पे जो पैसा है वो बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल इन नेचर, ठीक है। तो ऐसी टाइप की जहां पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो डायरेक्टली हम किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देते। हम पहले उसका क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। हम पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में से, नंबर ऑफ जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज रहती है उनमें से हम पहले क्या करेंगे, सपोज हमारे पास 10 थी तो 10 में से हमने 3 शॉर्टलिस्ट किया, फिर इन तीनों का कैपिटल बजटिंग करते हैं हम लोग, उसका पूरा बजट बनाते हैं कि ठीक है प्रोजेक्ट 1 में कितना जाएगा, 2 में कितना जाएगा, 3 में कितना जाएगा, कैसे रिटर्न्स आएंगे, कौन सा प्रोजेक्ट हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देके जाएगा, तो वो सब हम डिसाइड करते हैं। फाइनली किसी एक प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और उसमें हम जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये होता है आपका कैपिटल बजटिंग, ठीक है। आई होप कैपिटल बजटिंग क्या है एटलीस्ट वो आपको क्लियर है। कैपिटल बजटिंग एज अ कंसेप्ट क्या है वो क्लियर है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में करना हो प्रैक्टिकली कैपिटल बजटिंग को, तो बिजनेस फाइनेंस वाले सीरीज में मैंने कराया है, अब लेक्चर मिल जाएगा बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर,
कैपिटल बजटिंग के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। अब सीक्वेंस देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमसे सीक्वेंस पूछा है ना, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन के लिए मेरी टिप क्या थी, फर्स्ट और लास्ट को सेट कर लो। 99% में गारंटी से बोल सकती हूँ, अगर आपने इतना कर लिया ना तो 99% आपके ये क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपसे 10 क्वेश्चन सीक्वेंस वाले पेपर में पूछते हैं, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछते हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चन 99% ऑफ देम आपसे फर्स्ट वाला सीक्वेंस सेट कर लो और लास्ट वाला सीक्वेंस सेट कर लो, आपका काम हो जाता है, ठीक है। देखते हैं इनको और फर्स्ट और लास्ट सेट करने की करते, ठीक है। कैश फ्लो एस्टिमेशन, आइडेंटिफाइंग डिस्काउंट रेट, प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन, डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी। तो सीधी बात है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन तो हम लास्ट में ही करते हैं। इन तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है वो तो सबसे लास्ट में सिलेक्ट होगी चीज, यानी थर्ड वाला ऑप्शन तो लास्ट आएगा, थर्ड वाला लास्ट आएगा, तो ए वाला ऑप्शन कट गया। अब फर्स्ट इनमें से कौन सा आएगा, सबसे पहले तो कैश फ्लो को एस्टिमेट करेंगे, कितना कैश इनफ्लो है, कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला है, कब कब आएगा, कब कब जाएगा, वो भी पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा, है ना। यानी फर्स्ट तो कैश फ्लो एस्टिमेशन आएगा, फर्स्ट कहाँ पे, बी में, तो ऑटोमेटिकली हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सीक्वेंस क्या है हमारा, सबसे पहले तो कैश फ्लो को एस्टिमेट करो, फिर डिस्काउंटिंग रेट फाइंड आउट करो, फिर एनपीवी को डिटरमाइन करो, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में आप प्रोजेक्ट को डिसाइड करो, ठीक है। एनपीवी क्या होता है, एनपीवी इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगेन ये क्या है, ये भी मैंने बिजनेस फाइनेंस में डिटेल में कराया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो जरूर से जाके बिजनेस फाइनेंस में कवर कीजिए, ठीक है। क्या होता है जब आप कैपिटल बजटिंग करते हो तो सबसे पहले तो कैश फ्लो एस्टिमेट करो, कितना कैश इनफ्लो है, कितना पैसा आने वाला है, और कितना कैश आउटफ्लो है, कितना पैसा जाने वाला है। फिर डिस्काउंटिंग रेट फाइंड आउट करो, डिस्काउंटिंग रेट यानी कितने परसेंटेज पे आज अगर मैं खर्चा करती हूँ तो उसका कितना परसेंटेज फ्यूचर में मान के चलूं, वो हमें पता चल जाता है। फिर आप क्या करते हो, एनपीवी डिसाइड करते हो, ये जो परसेंटेज था इसका आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो। एंड फाइनली फोर्थ स्टेप होता है कि आपका जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको आप क्या करते हो, सिलेक्ट करो, ठीक है। तो ऐसे करके आप करते, ठीक है। आई होप ये सीक्वेंस क्लियर है। ये सीक्वेंस को आप यहाँ से भी समझ सकते हो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप ऐसे अदरवाइज भी अगर देखो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस का, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हो जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल हमने 10 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई की, फिर असेंबलिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, इन 10 के 10 प्रोजेक्ट का हम क्या बनाएंगे, प्रपोजल बनाएंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग। अब इन 10 में से हम डिसाइड करेंगे कि किन को शॉर्टलिस्ट करें, तो हमने शॉर्टलिस्ट कितने प्रोजेक्ट किए, 3, है ना, 1, 2 एंड 3, हमने 3 प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लिया 10 में से। अब इन 3 जो शॉर्टलिस्टेड प्रोजेक्ट्स है इनका हम कैपिटल बजटिंग बनाएंगे और अप्रोप्रिएशंस देखेंगे, यानी फोर्थ स्टेप हो जाएगा कैपिटल बजटिंग। फिफ्थ स्टेप क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन। अब कैपिटल बजटिंग करने के बाद हम डिसाइड करेंगे इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करें, कौन सा प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करें और उस पर काम करें जाकर, है ना। एंड लास्ट एंड फाइनल स्टेप हो जाएगा परफॉर्मेंस रिव्यू, ठीक है। तो आप कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस ऐसे वाला भी याद रख सकते हो एंड ऐसे वाला भी, ठीक है। बात तो एक ही है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, सीक्वेंस सेट करने आना चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कैपिटल बजटिंग का जो प्रोसेस है वो भी आप सबको क्लियर है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 172 क्वेश्चन, बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन, यूएस को कैसे पढ़ते हैं, अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए बिलेटेड रिटर्न क्या होता है। बिलेटेड रिटर्न मतलब जैसे किसी का बर्थडे हो जाता है तो आप सामने वाले को क्या विश करते हो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, है ना, होने के बाद अगर आप किसी को विश करते हो तो। वैसे ही बिलेटेड रिटर्न मतलब रिटर्न की ड्यू डेट होने के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आईटीआर फाइल करती हूँ अपना खुद ही एवरी ईयर, ठीक है। तो मैं जब खुद ही अपना आईटीआर फाइल करती हूँ तो मुझे पता है ड्यू डेट क्या है आईटीआर फाइल करने की, 31 जुलाई इंडिविजुअल्स के लिए, है ना। इस तारीख से पहले मुझे अपनी रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन सपोज मैंने नहीं फाइल की है 31 जुलाई तक, तो उस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, उस रिटर्न को हम बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। और ये
अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के तहत आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हो। कब तक? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वन रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट, व्हिचएवर इज अर्लियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे? यहाँ तो वो जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एक्सपायरी से पहले पहले आप फिल कर लो। अब ये असेसमेंट ईयर कब एक्सपायर होने वाला है? जो 31 जुलाई वाला है ये कब एक्सपायर होगा? 31 मार्च को, है ना? नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च को एक्सपायर होगा, तो यहाँ को उससे पहले पहले फाइल कर दूं। यहाँ तो बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट, यहाँ तो जब तक आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है उससे पहले पहले मैं फाइल करूँ। ठीक है, तो दोनों में से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कभी भी फाइल कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे टाइम पे फाइल करना है। या तो वो असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले फाइल कर दूं, या तो मेरी असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले पहले मैं फाइल करूं। ठीक है, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसमें मुझे फाइल करना। ठीक है, अब ये तो लर्न करने वाली चीज है। अगर आपको लॉजिक समझा है वेल एंड गुड, नहीं समझा है तो सिर्फ लर्न कर लो इस चीज को, फिर से अगर पूछा गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 173rd क्वेश्चन, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू असेस कस्टमर परसेप्शन ऑफ सर्विस क्वालिटी आर कॉल्ड। बोलता है ऐसे सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो क्वेश्चनियर्स होते हैं आप जिसके थ्रू कस्टमर का परसेप्शन चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग द सर्विस क्वालिटी, इनमें से वो कौन कौन से हैं? तो सर्वेक्यूअल तो आई होप सबको पता होगा, यानी 2 तो आएगा ही आएगा, है ना? 2 सब में ही है, देख लो, है ना? इसका राइट आंसर क्या है? सर्वेक्यूअल, सर्वेप्रेफ, डायनासर्व और RSQS। ठीक है, ये चारों भी इसका राइट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर क्या है? 2, 3, 4 एंड 5, यानी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4 एंड 5। सर्विस क्वालिटी, सर्विस प्रेफरेंस, डाइनर सर्विस और RSQS। अब ये क्या है ना, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी चारों को एक एक करके हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ज्यादा करके आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है? सर्विक्यूअल मॉडल से। ठीक है, तो लेकिन मैं चारों ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज भरोसा नहीं है नेक्स्ट टाइम क्या पूछ ले, लेकिन ज्यादा करके चांसेस किसके? इसके। ठीक है, और सेट स्केल जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब पहले सर्विक्यूअल देखते हैं, फिर सर्वे प्रेप देखेंगे, फिर डायनासर्व देखेंगे और फिर RSQS। ठीक है, सबसे पहले तो सर्विक्यूअल मॉडल। सर्विक्यूअल मॉडल शॉर्ट फॉर्म है किसका? सर्विस क्वालिटी मॉडल का। सर्विस का सर्व, क्वालिटी का क्वाल, इसलिए सर्वेक्यूअल। ठीक है, ये एक मॉडल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप एनालाइज कर सकते हो कि आपके कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है और आपकी सर्विस का परसेप्शन क्या है, यानी आपके कंज्यूमर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आप जब किसी होटल में जाते हो, ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? अच्छा खाना मिले, होटल नीट एंड क्लीन हो, है ना, अच्छे प्राइस पे हो, एक फेयर रेट हो होटल का, है ना, ये सब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। और दूसरी चीज क्या होती है? आपका परसेप्शन क्या है सर्विस का। अब आप होटल में चले गए, आपने खाना खा लिया, ठीक है, तो ओवरऑल आप होटल के बारे में क्या सोचते हो? होता है ना, हम कोई होटल में बार बार जाते हैं, हर कुछ महीने में जब भी कुछ स्पेशल ओकेशन होता है तो हर एक का एक होटल फिक्स ही होता है कि हम ज्यादा करके उन्हीं होटल्स में जाते हैं। वो 2-3 होटल में से किसी होटल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन होटल्स की सर्विस का हमारे मन में जो एक परसेप्शन है वो फिक्स है कि ठीक है, हम ये पर्टिकुलर होटल में जाएंगे तो हमको क्या होगा? हमको अच्छे से खाना भी मिल जाता है, फेयर रेट्स भी मिल जाते हैं, तो क्या हो गया? मेरा उस होटल के लिए एक पॉजिटिव परसेप्शन कहीं ना कहीं बन जाता है ना। तो ये सबके साथ होता है, और इस मॉडल की मदद से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? गैप फाइंड आउट कर सकते हो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और कस्टमर के परसेप्शन के बीच में। उनको क्या जरूरत है और उनको क्या मिल रहा है, उन दोनों के बीच में आप एक्चुअल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और सर्वे के जो मॉडल है वो क्या करता है? 5 डायमेंशंस की बात करता है। किसकी बात करता है? 5 डायमेंशंस की बात करता है। वो 5 डायमेंशंस कौन से हैं? सबसे पहला है रिलायबिलिटी, सेकेंड है अश्योरेंस, थर्ड है टेंजिबिलिटी, फोर्थ है एम्पैथी और फिफ्थ है रिस्पॉन्सिवनेस। जिसको आप किस नाम से जानते हो? इसको आप जानते हो
रेटर के नाम से। इसको आप क्या जानते हो? सर्विक्यूअल मॉडल को क्या बोलते हैं? रेटर भी बोला जाता है। क्या है? रेटर। रेटर कैसे? आर स्टैंड्स फॉर रिलायबिलिटी। आपकी सर्विस कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, लोग विश्वास करने और विश्वास कर सके आपकी सर्विस। ए क्या है? अश्योरेंस। लोगों को हमेशा एक अश्योरेंस हो, एक मन में फीलिंग हो कि हाँ अगर हम इस पर्टिकुलर होटल में जाएंगे तो हमको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। टैंजिबिलिटी फॉर टैंजिबिलिटी। आपकी सर्विस दिखनी चाहिए। कैसे? होटल होगा तो वो होटल दिखता रहेगा, है ना, उसका स्टाफ दिखता रहेगा आपको, तो टैंजिबल होती है सर्विसेज में भी कुछ कुछ चीजें। फिर आता है ई यानी एम्पैथी। आप जो भी सर्विस देते हो तो सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ कैसा होना चाहिए? एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी उसको आपकी भावनाएं समझ में आनी चाहिए। आप बोलते हो अगर उसको कि भाई ये स्पाइसी करना, तो वो स्पाइसी करना के लेके आया ना, या आपको कोई और एक्सपेक्टेशन है तो वो आपको फील कर सके। एंड लास्ट एंड फाइनल है रिस्पॉन्सिवनेस। वो सर्विस प्रोवाइडर को रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। जैसे सपोज मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिवनेस है कि मैं आपको क्या करूँ, रोज सुबह को 10 बजे भी लेक्चर अगर मैं बोलती हूँ मैं प्रोवाइड करूँ, रोज सुबह को शाम को 5 बजे भी प्रोवाइड करूँ, राइट। तो ये है रेटर। इसकी मदद से क्या होता है? सर्विस एक्सपेक्टेशन और सर्विस परफॉर्मेंस के बीच में आपको सर्विस क्वालिटी मिलती है, और सर्विस क्वालिटी के वजह से आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो ये सर्विक्यूअल मॉडल के 5 डायमेंशन हैं, 5 की डायमेंशन हैं, जिसको आप रेटर बोलते हैं। ये रेटर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिकॉज आपसे पेपर में पूछा जाता है। हम आगे पीवाईक्यूज करेंगे ना, तो ये पीवाईक्यू में फिर से पूछा गया है ये सेम चीज। ठीक है, लेकिन ये 5 नहीं थे, ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनली 10 थे। रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी, कॉम्पिटेंस, असेस, कर्टसी, कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर और टैंजिबिलिटी। इन 10 को शॉर्ट करके फाइनली इन लोगों ने क्या किया? 5 कर दिया। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। सर्विक्यूअल मॉडल क्या है? अब इसी को हम चार्ट के थ्रू भी समझते हैं। ये सर्विक्यूअल मॉडल किसने दिया था? परशुरामन और ज़ेंथल, ऐसे करके 3 ऑथर हैं जिन्होंने मिलके ये दिया था। ठीक है, सो उन्होंने ये चार्ट बनाया था। सबसे पहला क्या होगा? गैप नंबर 1। गैप नंबर 1 क्या होगा आपका? कि आप क्या करोगे? आप फाइंड आउट करोगे टोटल 5 गैप होती है। यहाँ पे क्या होती है? 5 चीजें होती है। एक तरफ आपका कंज्यूमर होता है, ठीक है, दूसरी तरफ आपका मार्केटिंग होती है, ठीक है, तीसरी तरफ आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है, और चौथी तरफ आपकी रहती है मैनेजमेंट परसेप्शन और कंज्यूमर परसेप्शन। सबसे पहली गैप आप कहाँ पे फाइंड करते हो? सबसे पहली गैप नंबर 1 क्या होती है आपकी? आपके कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन क्या है और आपको एक्सपेक्टेड सर्विस क्या है ना? आपके मन में एक्सपेक्टेशन रहती है और एक्चुअली कितनी हमें सर्विस मिलेगी उसकी भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है ना? तो इन दोनों का गैप फाइंड आउट करो। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड गैप क्या है हमारा? कस्टमर एक्सपेक्टेशन और कस्टमर का परसेप्शन। थर्ड गैप क्या है हमारा? कस्टमर का परसेप्शन और सर्विस की डिलीवरी। ठीक है, फोर्थ गैप क्या है? एक्सपेक्टेड सर्विस और परसीव्ड सर्विस। क्या आपको सोच के गए थे और क्या आपको मिली एक्चुअली, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो वो। सो ये फिफ्थ गैप है। और फोर्थ गैप क्या है? सर्विस की डिलीवरी और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू कंज्यूमर्स। आप लोगों को क्या बताते हो सर्विस के बारे में। ठीक है, तो ऐसे करके 5 गैप है जो आपको क्या करने होते हैं? सर्विक्यूअल मॉडल के थ्रू फिल करने होते हैं। अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो क्या होगा? वर्ड ऑफ माउथ होगा, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होगी, कस्टमर का एक पास्ट एक्सपीरियंस भी बन जाएगा, हर बार वो आपके पास नेक्स्ट टाइम फिर से आना चाहिए। ठीक है, और ये मॉडल कब दिया था? 1985 में दिया था। किसने? परशुरामन ने और ज़ेनेथल, और एक नाम में कोई ऑथर था वो मैं भूल रही हूँ। तो इन तीनों ने मिलकर ये सर्विक्यूअल मॉडल दिया। ठीक है, ये सर्विक्यूअल मॉडल का चार्ट है। ठीक है, ये आपसे पूछा नहीं जाता है बट फिर भी मैंने समझा दिया आपको शॉर्ट में। आपको ये चीज को पूरा याद रखना है, रेटर याद रखना है। ठीक है, और एक गैप्स को भी ना लिख के रख लीजिए कि गैप नंबर 1 किस में था, इन दोनों में था, गैप नंबर 2 किस में था, इन दोनों में था। ये भी आप लिख के रख लीजिए कौन सी गैप किसके बीच में थी, कि हो सकता है पेपर में ये इनसे आप क्वेश्चन आ जाए, है ना। आई होप सर्विक्यूअल मॉडल क्या है वो क्लियर है। अब बढ़ते अपने अगले मॉडल की तरफ, है ना। हमने कितने मॉडल देखे? सर्विक्यूअल देख लिया, अब कौन सा देखेंगे? सर्वे प्रेफ देखेंगे। चलो देखते हैं। सर्वे प्रेफ स्टैंड्स फॉर सर्विस परफॉर्मेंस। सर्विस का सर,
परफॉर्मेंस का प्रेफ। ठीक है, ये मॉडल किसके बेसिस पे क्रिएट किया गया था? ये मॉडल सर्विक्यूल मॉडल पे, सर्विस क्वालिटी के मॉडल पे ही बेस बना के ही, यानी सर्विस क्वालिटी मॉडल को ही यूज करके सर्वे प्रेप मॉडल बनाया था। और ये मॉडल किसने बनाया था? सर्विस परफॉर्मेंस का मॉडल जे क्रॉनिन और एसपी टेलर ने बनाया था 1994। ठीक है, इस मॉडल ने क्या बोला था कि जो परशुरामन का मॉडल है, जो ये सर्विस क्वालिटी का मॉडल है, ये किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है? एक्सपेक्टेड और एक्सपीरियंस क्वालिटी की तरफ, है ना। लेकिन ये कस्टमर का सर्वे प्रेप मॉडल जो है, ये कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तो स्टडी कर रहा है, लेकिन कस्टमर का एटीट्यूड क्या है वो मेजर नहीं कर रहा है। सिंपली सर्विस परफॉर्मेंस का मॉडल क्या बोलता है कि जो आपका सर्विस क्वालिटी का मॉडल था, जो आपका सर्विस क्वालिटी का मॉडल था, ठीक है, वो किसको देख रहा था? वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देख रहा था। और जो आपका सर्वे प्रेफ मॉडल है, सर्वे प्रेफ मॉडल है, सर्विस परफॉर्मेंस मॉडल है, वो किसको देख रहा है? वो आपके कस्टमर के एटीट्यूड को भी देख रहा है, और एटीट्यूड के बेसिस पे वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन देख। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस है इन दोनों मॉडल्स में। यानी मैं बोल सकती हूँ सर्विस क्वालिटी के मॉडल के बेसिस पे ही आगे जाके क्रॉनिन और टेलर ने क्या बनाया था? सर्विस परफॉर्मेंस का मॉडल बनाया। ठीक है, और अगेन इन्होंने भी रेटर की बात की थी, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस, इसकी भी इन्होंने भी सेम चीजों को यूज किया था सर्विस प्रेफरेंस मॉडल। ठीक है, आई होप ये सेकेंड मॉडल क्लियर है। अब हमारा ये भी मॉडल कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। आप डायनासर्व देखते हो और आरएसक्यूएस देखते हो। डायनासर्व मॉडल क्या होता है? डिनर सर्विस मॉडल। डायनासर्व मॉडल क्या होता है? डिनर सर्विस मॉडल। यानी ये मॉडल किनके ऊपर अप्लाई होता है? होटल्स वगैरह के ऊपर, फास्ट फूड चेन्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, ये इस मॉडल का बस इतना ही फुल फॉर्म है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लगा दिया है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, आप डाइनर सर्विस के अलग अलग चीजों को यहाँ पे मेजर करोगे। ये आपका हाइपोथेसिस 1 है, फूड क्वालिटी, हाइपोथेसिस 2 आपका सर्विस क्वालिटी, हाइपोथेसिस 3 है सपोज आपका रेस्टोरेंट। ठीक है, ये आपके 3 हाइपोथेसिस है। उसको आप टेस्ट करके क्या करोगे? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को स्टडी करोगे, एंड फाइनली आप रिविजिट करोगे कि आपका एक्चुअल इंटेंशन जो था, जिस बेसिस पे आप सोच के गए थे, क्या आपको वैसा डिनर सर्विस मिला कि नहीं मिला। ठीक है, वो आपका डायनासोर मॉडल, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और ना ही इतना इम्पोर्टेंट है, बट आया हुआ था तो मैंने सोचा आपको एक ग्लिम्स दे दूं एटलीस्ट इस मॉडल। ठीक है, अब 3 मॉडल हो गए, है ना। कौन से? सर्विक्यूल हो गया, सर्वे प्रेफ हो गया, और डायनासोर हो गया। अभी लास्ट कौन सा बचा? आरएसक्यूएस। वो भी देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, मैं इतना डिटेल में आपको पीवाईक्यूज कराती हूँ, तो बहुत जरूरी है कि आप इन लेक्चर्स को पूरा देखिए। ठीक है, आरएसक्यूएस जो मॉडल है, इसका फुल फॉर्म क्या है? रिटेल सर्विस क्वालिटी। आरएसक्यूएस का फुल फॉर्म क्या है? रिटेल सर्विस क्वालिटी। फुल फॉर्म क्या है? रिटेल सर्विस क्वालिटी। ठीक है, और ये मॉडल किसने डेवलप किया था? डेवोल्कर ने। अब आपको ये नाम याद रखना है, कब डेवलप किया था? 1996 में। ठीक है, अब ये मॉडल में उसने 5 चीजों को कंसिडर किया है। रिटेल सर्विस क्वालिटी अगर हम बात करें, से फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल से लेते हैं इसको, से फॉर एग्जांपल आप डीमार्ट जाते हैं अगर, तो आप क्या करेंगे? उसकी डीमार्ट की, अगर आपको रिटेल, डीमार्ट तो रिटेल स्टोर है ना, रिटेल में आपको कुछ सप्लाई करता है। अगर आपको चेक करना है दूसरों से ना, हाँ, तो अगर आपको देखना है कि जो डीमार्ट वाले हैं वो आपको कैसे रिटेल सर्विस दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अगर आपको वो चेक करना है, तो ये जो आरएसक्यूएस मॉडल है, ये बोलता है कि आप उसका फिजिकल एस्पेक्ट देखो। फिजिकल एस्पेक्ट में देखो उस स्टोर की अपीयरेंस कैसा है, वो स्टोर आपको कन्वीनियंस दे रहा है कि नहीं, अगेन उसके अंडर के अलग अलग एस्पेक्ट्स कंसिडर करो। वो स्टोर रिलायबल है कि नहीं, आपको जो प्रॉमिस करता है कि आपको अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे वो देता है कि नहीं, सच में देता है कि नहीं, वो भी देख लो। फिर पर्सनल इंटरेक्शन, क्या डीमार्ट वाले आपसे पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं? उनके जो लोग वहां पे एम्प्लॉय रहते हैं, या जो भी उनके बाकी चीजें रहती हैं,
थर्ड चीज क्या होगी सर्विस क्वालिटी मॉडल में कि आप पर्सनल इंटरक्शन करोगे, ठीक है। आप अपने कस्टमर्स के साथ वहां पे डीमार्ट में जब जाते हो तो वहां पे आपका स्टाफ कैसे आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, फिर साथ ही साथ आपको डीमार्ट की जो एड्स वगैरह देखते हो उसमें क्या दिखा रहे हैं वो सब, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि आप शॉपिंग करो वहां से, वो लोग आपके साथ, उनका स्टाफ कोर्टस है, हेल्पफुल है, वो सब चीजें देखो। फोर्थ स्टेप क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज आप डीमार्ट में गए, कोई चीज आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रही है या बेस्ट प्राइस में नहीं मिल रही है, कुछ भी ऐसा है अगर, तो वो क्या आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं कि नहीं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट चीज क्या उन्होंने कंसीडर की है RSQS मॉडल में पॉलिसी, कि आपकी डीमार्ट स्टोर की पॉलिसी क्या है, रिटेल सर्विस की पॉलिसी क्या है। अब डीमार्ट की पॉलिसी अलग होती है, बिग बाजार की अलग होती है, हर एक की अलग अलग, रिटेल स्टोर की अलग अलग होती है, राइट। तो ये पांचों फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं इन द RSQS मॉडल, रिटेल सर्विस क्वालिटी मॉडल, ठीक है। आई होप RSQS मॉडल भी क्लियर है, और इसके साथ आपके चारों मॉडल्स मैंने आपको कवर करा है ना। इस क्वेश्चन में 4 मॉडल्स पूछे थे आपसे, सर्वेक्यूएल, सर्वे प्रेफ, सर्वेक्यूएल यानी सर्विस क्वालिटी मॉडल, सर्वे प्रेफ यानी सर्विस परफॉर्मेंस मॉडल, डाइनर सर्व यानी डिनर सर्विस मॉडल, RSQS यानी रिटेल सर्विस क्वालिटी मॉडल, ठीक है। मैंने चारों करा दिया है अब, ठीक है। तो अब किससे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको चारों मॉडल आते हैं। ज्यादा चांसेस किसके हैं, ज्यादा चांसेस सर्विस क्वालिटी मॉडल के, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 174 क्वेश्चन मैचअप है, बहुत इजी हो जाता है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए है, उनको मैच करना है, ठीक है। इनमें से मैचअप में क्या करो, एक या दो, जो भी आपको, एक या तो दो, जो भी आपको आता हो, ठीक है। जैसे मुझे फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता है, मैट्रिक्स पता है, या वर्चुअल है, जो भी इनमें से आपका सेट होता है पहले उसको सेट कर लो। जैसे वर्चुअल मतलब क्या होता है कि आप घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हो, है ना, तो डिजिटल या .com वाला ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यानी डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1, डी का 1 कहाँ पे, सी में ही है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक ही मैंने बना दिया और उससे ही आंसर बन गया है, ज्यादा से ज्यादा 2 मैचअप करने से आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, एक बार चेक कर लेते। एडॉक टीम्स फॉर्म टू सॉल्व यूजुअल प्रॉब्लम, एडॉक यानी टेम्पररी, जैसे आप प्रोफेसर बनते हो तो कभी कभी किसी कॉलेज में आप टेम्पररी बेसिस पे भी जॉब करने जाते हो ना, एडॉक टाइम बीइंग के लिए, 1 साल के लिए सिर्फ जब आप काम करते हो, तो यहाँ पे भी एडॉक टीम बनाई जाती है कि कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, उसको सॉल्व करने के लिए, उसे हम बोलते हैं टास्क फोर्स टीम, कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे सपोज पुलिस वाले क्या बनाते हैं, टास्क फोर्स बनाते हैं, कोई पर्टिकुलर मर्डर केस आ गया तो उसके लिए 4-5 ऑफिसर मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएंगे और वो लोग उस केस पे काम करेंगे, है ना। फिर आ जाते हैं सेकेंड वाला, सुटेबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट 1, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, क्या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में ऐसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है किसका, फंक्शनल का एंड डिपार्ट, यहाँ पे फंक्शनल होता है, एक तरफ आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, और दूसरी तरफ अलग अलग प्रोजेक्ट हेड्स रहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे आप दोनों तरीके से बंधे हुए रहते हैं। जैसे कॉलेज होता है, कॉलेज क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। से फॉर एग्जाम्पल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, ठीक है, तो मेरा एक HOD होगा कॉमर्स का जो मेरा हेड है ना, लेकिन सोच के देखिए वो तो मेरा हेडिंग है ही, यानी मेरे को उनको तो रिपोर्ट करना ही। साथ ही साथ सपोज मैं एग्जाम डिपार्टमेंट में हूँ अपने कॉलेज के, किस डिपार्टमेंट में हूँ, एग्जाम डिपार्टमेंट में, तो उसका भी कोई HOD होगा, यानी मेरे ऊपर कितने बॉसेस हो गए, 2 बॉसेस हो गए। एक तो कॉमर्स वाले जो मेरे नॉर्मल बॉस है ही है, दूसरे क्या होगा, अब मैं एग्जाम डिपार्टमेंट में हूँ या मैं कल्चरल कमेटी में हूँ या मैं और किसी डिपार्टमेंट या कमेटी में हूँ, तो नॉर्मली मेरे को उनको भी देखना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हुआ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। और स्टेटस फ्री, हाँ हायरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती है, फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और वर्चुअल तो मैंने पहले ही समझा दिया था, है ना। आई होप ये मैचअप वाले क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, इसमें आप 1 या 2 भी सेट कर दोगे ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, उसका रीजन है कि ये क्वेश्चन एनटीए ने बाद में कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में जाके कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सपोज आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया होता पेपर में, ठीक है, और आपको लगता है कि इसका ए आंसर भी राइट है, बी आंसर भी राइट है, जस्ट एक एग्जाम्पल में समझा रही हूँ। सब कोई पेपर में ऐसे 2 से 4 क्वेश्चन पक्का होते हैं जो क्या करता है एनटीए पहले दे तो देता है पेपर में, लेकिन बाद में कैंसिल कर देते हैं। क्यों? कि यहाँ तो क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, यहाँ तो ऑप्शंस में मिस्टेक कर दी है। तो अगर सपोज आपको लगता है 1 वाला भी राइट है, 2 वाला भी राइट है, ए वाला भी राइट है, बी वाला भी राइट है, तो आप क्या कर दीजिए, दोनों में से किसी को भी टिक करके आ जाइए पेपर में, एंड एनटीए वो क्वेश्चन को कैंसिल करेगा। तो आपने कोई भी टिक किया हो, चाहे ए किया हो, बी किया हो, सी किया हो, डी किया हो, आपको फिर भी इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो अच्छा है अगर 2-4 क्वेश्चन हर बार पेपर में ऐसे आते हैं जिनमें उनसे मिस्टेक होती है अगर, तो आपके लिए ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो फुकट में 2 मार्क्स मिल गए। ठीक है, तो पेपर में अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना कि भाई ये तो मेरे को टॉपिक आता था, ये तो मेरे को क्वेश्चन आता था, और फिर भी ये क्वेश्चन में ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मैं वो फीलिंग आ जाती है क्वेश्चन देखते ही, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है पेपर में तो आप किसी भी ऑप्शन को टिक करके आइएगा, बिकॉज एनीवे एनटीए वो क्वेश्चन को ड्रॉप करेगा या कैंसिल करेगा, एंड आपको 2 मार्क्स मिल जाएगी। लेकिन कंडीशंस अप्लाई, आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करके आ जाइएगा। ठीक है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको पेपर में जिसमें आपको लगता है कि एक से ज्यादा आंसर राइट है, तो ट्रस्ट मी जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है, जो बेस्ट है, ठीक है, चारों में से जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है आप उसको टिक करके आ जाइए और छोड़ दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।